जब मेरे अमीर खानदान की सगी बहन मुझे ढूंढने आई तो मैं पहाड़ पर एक साइबेरियन टाइगर की पिटाई कर रहा था। उसने कहा कि मैं गू परिवार का असली वारिस हूँ और मुझे वापस घर लौटकर अपने असली परिवार को अपनाना है। जब तक मुझे इसे साथ ले जाने नहीं दोगी। इस बेवकूफ को पता ही नहीं कि मालिक कौन है। ये मुझसे अकड़ता है। मैंने अभी तक इसकी ठीक से धुनाई नहीं की है। ठीक है, ले जा सकते हो, लेकिन टाइगर पालने के लिए पहले लाइसेंस बनवाना होगा। ये सब दीदी पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तुम पहले घर चलो। मैं मान गया और पहले निकल गया। जब मैं गू परिवार के आलीशान घर पहुंचा, तो मैंने नकली वारिस और छोटे भाई को ये कहते हुए सुना। मैंने सुना है कि वो बहुत खूंखार जंगली जानवर है। कहीं वो जंगली सुअर तो नहीं? अगर वो एक जंगली सुअर को घर ले आया तो गू परिवार की इज्जत का क्या होगा? और स्कूल में सब तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा एक जंगली सुअर भाई है। मेरा छोटा भाई सिर्फ 5 साल का था। उसने गुस्से में मुझे जोर से धक्का दिया। चले जाओ यहाँ से, गवार कहीं के। मुझे जंगली सुअर जैसा भाई नहीं चाहिए। मेरे साइबेरियन टाइगर का एक जंगली सुअर कहकर मजाक उड़ाया गया। उसे छेड़ना मतलब यमराज को दावत देना है। मेरी अमीर सगी बहन गू शिया, जब वो इतनी मुश्किलों से मुझे ढूंढने आई और बताया कि मैं ही असली वारिस हूँ जिसे गलती से बदल दिया गया था, तब तक मैं 10 साल से ज्यादा समय से एक बाघ की मांग में नकली वारिस बनकर रह रहा था। उस समय नकली वारिस के गांव वाले पिता ने हम दोनों को बदल दिया था। उसने मुझे, जो उस वक्त कपड़ों में लिपटा हुआ जोर जोर से रो रहा था, घने जंगल में फेंक दिया। बाद में एक माँ साइबेरियन टाइगर मुझे अपने मुंह में उठाकर ले गई। असल में तो वो मुझे खाने वाली थी, लेकिन उस वक्त उस बाघिन ने अभी अभी अपना प्यारा बच्चा खोया था। मेरे जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर उसका दिल पिघल गया और उसने मुझे अपना दूध पिला दिया। मैं बहुत भूखा था। मैं एक एक घूंट बड़े मजे से पीने लगा। माँ बाघिन के चेहरे पर ममता की चमक दिखाई दी। उसने रोते हुए पापा टाइगर से कहा, ये कितना प्यारा है, मैं इसे पालूंगी। पापा टाइगर उस घने जंगल के सभी जानवरों का राजा था। शुरू में वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन ये तो इंसान का बच्चा है, तो क्या हुआ, इसने मेरा दूध पिया है तो ये मेरा ही बच्चा है। और बस इसी तरह मैं जानवरों के राजा के घर का नकली वारिस बन गया। कुछ सालों बाद पापा टाइगर और मम्मा टाइगर का एक और छोटा बच्चा हुआ। वो स्वभाव से बहुत शरारती था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। सिर्फ जब मैं उसकी पिटाई करता था तभी वो पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एक बार उसने अपना छोटा पंजा बस हल्के से हिलाया था, जरा भी जोर नहीं लगाया था, और मेरी बांह से खून बहने लगा। वो इतना डर गया कि उसने फिर कभी मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। उसने मेरा एक निकनेम भी रख दिया, कुरकुरे भैया। मैंने भी अपने टाइगर छोटे भाई का एक निकनेम रखा था। उसका नाम था ढोलू। अगर वो शरारत करता और मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे पीट पीट कर ढोल बना देता था। 3 साल पहले पापा टाइगर और मम्मा टाइगर एक के बाद एक गुजर गए। अब बस मैं और मेरा छोटा भाई ढोलू एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। मेरा छोटा भाई ढोलू अक्सर मुझे अपनी पीठ पर बैठने देता था और मुझे जंगल में घुमाने ले जाता था। अगर कभी तेज बारिश होती तो वो मुझे उस घने जंगल के इकलौते रिसर्च स्टेशन पर छोड़ आता था ताकि मैं बारिश से बच सकूं। उस रिसर्च स्टेशन में पूरे साल एक बॉटनिस्ट रहती थी। वो एक डॉक्टर थी। जब उन्हें पता चला कि मुझे टाइगरों ने पाला है और मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो जब भी उनके पास खाली समय होता वो खुद मुझे पढ़ना लिखना सिखाती थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था या नहीं। मॉडल बाघिन का दूध पीने की वजह से मैं न सिर्फ जानवरों की बातें समझ सकता हूँ, बल्कि मुझमें एक बार में सब कुछ याद रखने की काबिलियत भी है। डॉक्टर आंटी जो कुछ भी सिखाती हैं, मैं उसे फौरन सीख जाता हूँ। डॉक्टर आंटी ने कहा कि तुम जैसे होनहार बच्चे का इस घने जंगल में रहना बहुत अफसोस की बात है। मैं तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अब 16 साल की हो गए हो। तुम्हें शहर वापस जाकर स्कूल में पढ़ना चाहिए। मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। किसे पता था कि 3 महीने बाद मेरी बहन गू शिया पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई मुझे ढूंढने आ जाएगी। उस वक्त मैं अपने भाई दोशाबाओ की जोर जोर से पिटाई कर रहा था, उसकी बाघ वाली पीठ पर सवार होकर। मेरे हाथ उसके बाघ वाले बालों को पकड़े हुए थे और मुट्ठी में बंधे थे। मैं बिना किसी रहम के उसके शानदार बड़े सिर पर मुक्के मार रहा था। कितनी बार कहा है, सिर पर मत मारो। अगर मैं बेवकूफ हो गया तो तुम्हें पहाड़ पर गश्त कराने के लिए अपनी पीठ पर कौन बिठाएगा? अब उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया है और उसकी ताकत एक जंगली भैंसे को भी पलटने के लिए काफी है।
लेकिन वो मुझ जैसे कमजोर भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ठीक जब एक इंसान और एक बाघ के बीच बाघ को काबू करने का रोज का खेल चल रहा था, डॉक्टर आंटी ले आई एक अमीर घराने की लड़की को, जो मेरी असली बहन थी और जिसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। भाई, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, गुशिया। तुम जल्दी से बाघ के ऊपर से नीचे उतरो, खतरनाक है। मैंने और दो शाबाओं ने एक ही समय पर अपनी हरकतें रोक दी। मैंने सिर घुमाकर, इसे समझ नहीं आया। मैंने इसे शांत करने के लिए दो शाबाओं का सिर थपथपाया। फिर मैं फुर्ती से उसकी पीठ से नीचे कूद गई। डॉक्टर आंटी ने मुझसे कहा, डीएनए टेस्ट हो गया है, ये सच में तुम्हारी सगी बहन है। मेरी बात मानो, अपनी बहन के साथ घर जाओ। तुम्हें बाहर की बड़ी दुनिया देखनी चाहिए, तुम्हें यहाँ फंसकर नहीं रहना चाहिए। घर, ये शब्द मेरे लिए कुछ अजनबी सा था। मेरा घर तो हमेशा से इस जंगल के अंदर रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा कोई और घर भी हो सकता है। गुशिया ने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश में। उसने हमदर्दी से मेरा कंधा थपथपाया। तुम हमेशा से जंगल में ही पली बड़ी हो। मैंने सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आया कि उसे किस बात पर दया आ रही थी। मैं जंगल में दो शाबाओ और बाघ पापा मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं वहाँ कितनी खुश थी, यह कोई नहीं जानता। गुशिया ने मुझे जोर से गले लगा लिया। बहन के साथ घर चलो, इसके बाद तुम्हें कभी भी ऐसे खुले में नहीं रहना पड़ेगा। बहन तुम्हें अब और तकलीफ नहीं उठाने देगी। अच्छा, तो उसे मेरे इस तरह रहने पर तरस आ रहा था। मैं उसकी अच्छी नीयत महसूस कर सकती थी। ये बहन उतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन मैं दो शाबाओ से अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने दो शाबाओ की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे इसे साथ ले जाने दो तो। इस बदमाश को पता नहीं इसका पाला किससे पड़ा है, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। मैंने अभी इसकी ठीक से पिटाई नहीं की है। अगर तुम इसे साथ ले जाने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एक सैकड़ों किलो के जंगली साइबेरियन बाघ को शहर में लाना बहुत मुश्किल होगा। ये सोचकर ही सिर दर्द होने लगता है। मैंने तो पहले ही सब सोच लिया था। अगर यह सच में मुमकिन नहीं हुआ तो मैं जंगल में ही रह जाऊंगी और दो शाबाओ की पीठ पर बैठकर पहाड़ों पर घूमने वाली जिंदगी जीती रहूंगी। पर किसे पता था कि मेरी अमीर बहन थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक अजीब सी हिम्मत के साथ कहेगी, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। भाई ने पहली बार अपनी बहन से कुछ मांगा है। अगर तुम आसमान से चांद भी मांगोगे तो मैं उसे भी तुम्हारे लिए तोड़कर लाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन भाई, मेरी बात सुनो। घर पर पालतू जानवर रखना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इसकी बात अलग है। ये थोड़ा खास है। इसे पालने के लिए कानूनी तौर पर इजाजत लेनी होगी। पहले लाइसेंस बनवाना होगा, सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, वरना बहुत मुश्किल होगी। देखो, क्या ऐसा चलेगा? तुम पहले घर चलो, लाइसेंस बनवाने का काम बहन पर छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, मैं जल्द से जल्द इसे कानूनी तौर पर शान से अपने घर में रहने के लिए ले आऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। मैंने गुशिया को पूरे भरोसे के साथ वादा करते हुए देखा। फिर मैंने दोशाबाओ को देखा। मुझे पता था कि दोशाबाओ मुझे छोड़ना नहीं चाहता। उसे डर था कि वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। मैं भी दोशाबाओ को नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे डर था कि वो जंगल में अकेला रह जाएगा। मेरी अमीर सगी बहन की गारंटी ने दोशाबाओ को इतना खुश कर दिया कि उसने सीधे मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया और 1 घंटे तक दौड़ने के बाद वापस आया। दोशाबाओ ने तो मेरी अमीर बहन के पैंट को अपनी थूथन से धकेला और धीमी आवाज में गुर्राया, जिससे मेरी बहन डर के मारे पीली पड़ गई। मैं जोर जोर से हंसने लगा। दीदी, डरो मत, दोशाबाओ तुम्हें पसंद करता है। दोशाबाओ, अच्छा, यह इसका छोटा भाई है, वे एक साथ बड़े हुए हैं। मैंने सिर झुकाकर दोशाबाओ को घूरा। जरा काबू में रहो, मेरी बहन बहुत नाजुक है, उसे अपनी थूथन से मारकर चोट मत पहुंचा देना। नाजुक, ये तो मैंने पहली बार सुना कि किसी ने मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। आखिर में डॉक्टर आंटी और मेरी अमीर बहन के बार बार यकीन दिलाने पर मैं सबसे पहले घर के रास्ते पर निकल पड़ा। दोशाबाओ मुझे जंगल के किनारे तक छोड़ने आया और एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। उसके गले से एक लंबी धीमी सिसकी निकल रही थी। ये पहली बार था जब मैं घने पुराने जंगल से बाहर निकल रहा था। उसे मेरी चिंता हो रही थी। मैं शानदार गाड़ी में बैठ गया। हाईवे पर 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आखिर में हम अमीर गू परिवार की हवेली पर पहुंच गए। लेकिन लिविंग रूम के पास पहुंचने से पहले ही मुझे कमरे के अंदर से गू यूनान की आवाज सुनाई दी।
छोटे भाई, तुम्हें पता है, सुना है कि जो नया भाई आया है उसने पहाड़ पर एक बहुत खूंखार जंगली जानवर पाला है और वो उसे गू परिवार में लाने पर अड़ा हुआ है। कहीं वो ऐसा तो नहीं जो पूरे पहाड़ पर घूमता फिरता है, एक गंदा बदबूदार जंगली सुअर। हे भगवान, अगर वो सच में एक जंगली सुअर ले आया तो गू परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम्हारा बाद में रईसों के स्कूल में क्या होगा? दूसरे बच्चे कहेंगे, देखो गू युनशाओ का भाई एक गंवार है जो जंगली सुअर पालता है। अब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा भाई जंगली सुअर पालता है। इसके तुरंत बाद एक 5 साल के छोटे लड़के के जोर जोर से रोने की आवाज आई। मुझे वो अपना भाई नहीं चाहिए। दूसरों के भाई तो बिल्ली और कुत्ते पालते हैं, वो जंगली सुअर क्यों पालना चाहता है? कितनी शर्म की बात है। मैं नहीं चाहता कि वो घर आए। मेरे एकमात्र भाई सिर्फ तुम हो। यहाँ आने से पहले मेरी अमीर बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि घर में एक 5 साल का छोटा भाई भी है जिसका नाम गू युनशाओ है। आगे रास्ता दिखाने वाले बटलर ने भी मुझे नफरत भरी नजरों से देखा, जैसे मैं सच में किसी के सामने आने लायक नहीं हूँ और वो मुझे सिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे मालिक, आपको सच में एक जंगली सुअर वापस नहीं लाना चाहिए था। मुझे पता है कि गांव के लोगों को सुअर पालने का जुनून होता है, ये उनके जीन में बसा होता है, पर ये गू परिवार का घर है, एक जाना माना ऊंचे दर्जे का अमीर घराना। आपके पिता इज्जत और नाम को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। आप उस पहाड़ी खाई में कुछ गंदे संदे जंगली सुअर पालते हैं। वो आपकी आजादी है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब आप परिवार में वापस आ ही गए हैं तो आपको एक अमीर घराने के छोटे मालिक की तरह रहना चाहिए। आप ही बताइए, छोटे साहब अब बाहर लोगों से कैसे मिलेंगे? वो हर किसी से ये तो नहीं कह सकते कि मेरे भाई का पालतू जानवर एक जंगली सुअर है। कमरे में बटलर की आवाज सुनकर अमीर घराने का छोटा भाई बाहर भागा आया। बटलर अंकल, आप किससे बात कर रहे हैं? क्या वो जंगली सुअर वाला भाई वापस आ गया? उससे कहो दफा हो जाए, गवार कहीं का। वो मेरा भाई बनने के लायक नहीं है। मेरा भाई तो सिर्फ महंगी बिल्लियां गोद में लेता है। उसके तुरंत बाद एक 5 साल का छोटा लड़का एक छोटे तोप के गोले की तरह दौड़ता हुआ आया और मुझे जोर से धक्का दिया। बिना किसी झिझक के नफरत दिखाते हुए, लौट जाओ अपनी उस बदबूदार पहाड़ी खाई में। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, गू युनान। वो मुझे लिमिटेड एडिशन वाली टॉय कार खरीद कर देता है। तुम होते कौन हो? मेरे घर का फर्श गंदा मत करो। बटलर, जल्दी से डिसइंफेक्टेंट लेकर आओ। जिस जगह पर ये खड़ा था वहाँ से बदबू आ रही है। बच्चे के इतना कहने के बाद उसने नफरत से अपने हाथ से नाक के सामने जोर जोर से हवा की, जैसे मेरे शरीर से सच में कोई बर्दाश्त न करने लायक बदबू आ रही हो। नकली छोटा मालिक गू युनान भी बाहर आ गया। उसने अपनी गोद में एक आलसी रैगडॉल बिल्ली पकड़ी हुई थी। वो मुझे मजे लेते हुए देख रहा था। उसे लगता था कि क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूँ तो मैं सिर्फ जंगली सुअर पालने के ही लायक हूँ। अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं एक साइबेरियन बाघ पाल रहा हूँ तो पता नहीं उनके चेहरे के हाव भाव कितने मजेदार होंगे। तभी वीचैट वीडियो कॉल की घंटी बजी। ये कॉल अमीर घराने वाली मेरी बड़ी बहन ने किया था। उन्होंने मुझे नया फोन खरीद कर दिया था जिसे मुझे अभी ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं आता। काफी देर तक समझने की कोशिश करने के बाद आखिरकार कॉल उठ गया। वीडियो में दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन ने बेबसी से कैमरे को दोशाबाओ की तरफ कर दिया। छोटे भाई, तुम घर पहुंच गए? तुम्हारे जाने के बाद से दोशाबाओ का मन नहीं लग रहा है। मैंने सोचा कि तुम दोनों की वीडियो कॉल पर बात करा दूं ताकि देखूं कि उसका मूड थोड़ा ठीक होता है या नहीं। दिख रहा है। उसके तुरंत बाद वीडियो में दूसरी तरफ से एक खूंखार जानवर के गुर्राने की धीमी आवाज आई। क्रिस्पी भाई, क्या कोई इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है? मैंने कैमरे को गू युनान की तरफ कर दिया। जवाब भी जानवरों की भाषा में ही आया। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। वो यही है। उसने कहा कि तुम उस तरह के गंदे बदबूदार जंगली सुअर हो जो पूरे पहाड़ में यहाँ वहाँ घुसते रहते हैं, इसलिए तुम्हें याद से रोज नहाना होगा, समझे? बकवास। जंगली सुअर तो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। दोशाबाओ गुस्से में दहाड़ा। उसे छेड़ना मतलब यमराज को दावत देना था। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली बाघ की दहाड़ फोन के स्पीकर से आए, जिससे नकली छोटा मालिक डर के मारे लगातार पीछे हटने लगा। चमड़े के जूतों पर उसका पैर फिसला और वो आयो की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ये कैसी आवाज थी? उसकी गोद में बैठी सीधी सादी रैगडॉल बिल्ली के भी रोंगटे खड़े हो गए।
जान बचाने की चाहत में वो रैगडॉल बिल्ली तुरंत उस नकली छोटे मालिक से दूर भाग गई। इस डर से कि कहीं वो भी लपेटे में न आ जाए, वो दौड़कर मेरे सामने आ गई और खुशामद करने के अंदाज में मेरे पैर चाटने लगी। इस म्याऊं का कोई लेना देना नहीं है, मुझे बख्श दो। रैगडॉल बिल्ली ने धीरे से म्याऊं किया। कितनी प्यारी लग रही थी। ये देखकर गु यूनान को बहुत गुस्सा आया। म्याऊं म्याऊं, इधर आओ। तुम्हें उसे चाटने की इजाजत किसने दी? वो बचपन से जंगली सूअरों के साथ पला बड़ा है, बहुत गंदा है। उसे मत चाटो, तुम्हारा मुंह गंदा हो जाएगा। संभल कर रहो, वरना मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। बेवकूफ इंसान, म्याऊं को तकलीफ मत दो भैया। म्याऊं तुम पर आंखें घुमा रही है। क्यों भला? क्या वो जंगली सूअर की आवाज से डर गई? वो इतनी डरपोक कैसे हो सकती है? मैं नहीं डरता। मैं अपने अमीर भाई पर हंसा जो शांत रहने का नाटक कर रहा था। पहले अपनी जुबान तो सीधी कर लो, फिर दोबारा बोलो। मेरे अमीर सगे भाई ने अपने नन्हे हाथ कमर पर रखे और नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ इशारा किया। मैं डरता नहीं हूँ। अगर तुमने उस जंगली सूअर को घर लाने की हिम्मत की तो मैं उसे मारकर भूनकर खा जाऊंगा। गुर्राहट, फिर से एक बाघ की दहाड़। उस छोटे शैतान ने क्या कहा? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जाकर उस शैतान का मुंह नोच लूंगा। उसे पता चलेगा कि जब बाघ गुस्सा होता है तो क्या होता है। तुम मुझे बीमार बिल्ली समझ रहे हो क्या? अमीर भाई की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो खरगोश से भी तेज भागा। मैं तो बस चाहता था कि वो आकर देखे कि वीडियो में सच में जंगली सूअर है या नहीं। सोच की वो तो दुम दबाकर भाग गया। मैंने कैमरा वापस अपनी तरफ घुमाया ताकि दोशाबाओ मुझे देख सके। दोशाबाओ ने मुझसे पूछा, वो छोटा शैतान तुम्हारा इंसानी भाई है? वो तुम्हारा भाई बनने के लायक कैसे है? तुम्हारा भाई सिर्फ मैं हो सकता हूँ। सिर्फ मैं ही तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों की गश्त कराता हूँ। मैंने दोशाबाओ को शांत किया। बिल्कुल, मेरा भाई सिर्फ तुम हो। अब उदास मत हो, तुम छोटे लगते हो। आज तुम्हारी पिटाई नहीं हुई है, लगता है खुजली हो रही है। चलो मेरी खुजली मिटाओ। मैंने स्क्रीन के पार से ही खुजलाने का इशारा किया। दोशाबाओ ने अपना बड़ा सा सिर स्क्रीन के ओर पास कर लिया। वो अपनी उदासी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, इस डर से कि मैं परेशान न हो जाऊं। क्रिस्पी भैया, मैं अब ठीक हूँ। तुम जल्दी जाकर अपने इंसानी मम्मी पापा से मिलो। मैं जरा 2 चक्कर लगाकर अपना दिमाग शांत करता हूँ। इतना कहकर वो मुड़ा और भाग गया। भाई, मम्मी पापा से मिले क्या? अभी नहीं। मैं ये कह ही रहा था कि विला के बाहर से शानदार कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अंदर आया। वो तेजी से मेरी तरफ आए। बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मम्मी पापा तुम्हें मोड़ पर नहीं मिल पाए। हमें लगा कि तुम वापस नहीं आना चाहते। जल्दी आओ, मम्मी तुम्हें अच्छे से देख ले। कितने बड़े हो गए हो। शिया ने बताया कि तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है। मम्मी पापा तुम्हारा एक नाम रखते हैं, ठीक है? तुम्हारा नाम होगा गु बेमू। अचानक मेरी अमीर मम्मी ने मुझे कसकर गले लगा लिया और मैं उनकी खोई चीज वापस पाने वाली खुशी को महसूस कर रहा था। आखिरकार अब घर में घुसते ही कोई मेरा मजाक उड़ाकर ये तो नहीं कहेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे मंजूर है गु बेमू, मुझे पसंद है। बस ऐसा लगता है कि मैं यहाँ उतना पसंद नहीं किया जा रहा हूँ। अमीर पापा दहाड़े। किसने कहा? मैंने बटला और जमीन पर गिरे पड़े नकली छोटे मालिक गु यूनान की तरफ इशारा किया। ये दोनों सोचते हैं कि मैं एक देहाती हूँ और किसी लायक नहीं हूँ। और ये भी कहा कि आप अपनी इज्जत और नाम को सबसे ज्यादा मानते हैं और मेरे रेड बीन बन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब जब मैं घर आ ही गया हूँ तो मैं दब्बू बनकर नहीं रहूंगा। जो कोई भी मुझे तेवर दिखाएगा उसकी शिकायत तो मैं जरूर करूंगा। जरा देखूं तो कि मेरे असली माँ बाप मुझसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? बटलर, तुमने अपनी हद पार करने की हिम्मत कैसे की? बटलर डर के मारे कांपने लगा। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे छोटे मालिक ने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। मेरा मतलब था कि उन्हें जंगली सूअर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जंगली सूअर को क्या हुआ? जब तक मेरे बेटे को पसंद है वो चाहे पहाड़ से जंगली तीतर और बत्तख ले आए या जंगली सूअर और जंगली कुत्ते सब घर ले आए, मेरे गु खानदान की इतनी बड़ी हवेली में सब समा जाएगा। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, अभी दफा हो जाओ। अमीर पापा बहुत गुस्से में थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने प्यार से मुझसे पूछा, मेरे प्यारे बेटे, पापा ने जिस तरह से ये मामला संभाला तुम्हें ठीक लगा? मैंने फिर गु यूनान की तरफ इशारा किया। तो इसका क्या? अमीर पापा ने नकली छोटे मालिक को निराशा से देखा।
यूनान, बेमू से माफी मांगो। बेमू अभी अभी वापस आया है, तुम दोनों को शांति से रहना होगा। गू यूनान अमीर मम्मी पापा के सामने नाटक करना खूब जानता है। वो फौरन दिखावा करते हुए उठा और मुझसे माफी मांगने लगा। बेमू भाई माफ, लेकिन पापा क्या घर में एक जंगली सुअर पालना सच में ठीक है? आप बेमू भाई के लिए पहचान की दावत रखने वाले हैं ना? उस समय अगर मेहमानों को पता चल गया तो कि घर में एक जंगली सुअर पला हुआ है, अमीर मम्मी ने उसकी बात काट दी, तो वो मेरे बेटे की पहचान की दावत में आने के लायक ही नहीं है। जो मेहमान इज्जत देना नहीं जानते उन्हें बस बाहर निकाल फेंकेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? अमीर पापा ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, जो भी मुझे गू झेन्याओ को इज्जत नहीं देगा उसे सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या अमीर माँ बाप इतने दबंग होते हैं? ये परिवार लगता है सच में बहुत अच्छा है। बस मैंने अपनी नाक सहलाई। पापा, अगर मैं एक बाघ पाल रहा होता तो? अमीर पापा लड़खड़ा गए और लगभग गिर ही पड़े, लेकिन अमीर मम्मी की नजरें और हाथ बहुत तेज थे। उन्होंने एक हाथ से उन्हें थाम लिया। उनका वो पहले वाला रौब जिसमें वो दुनिया के सारे जंगली जानवरों को अपनाने का दम भर रहे थे, पूरी तरह से गायब हो गया। उनकी टांगे साफ साफ कांपती हुई दिख रही थी। अपना सीना पकड़े हुए उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस खींची और उनकी आवाज भी हकलाने लगी। क्या चीज? अभी भी चल रही वीचेट वीडियो कॉल से अमीर दीदी की आवाज आई। पापा, वो टाइगर नहीं है। भाई तो आपको चिढ़ा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अमीर दीदी ने फोन काट दिया और मुझे वीचेट पर मैसेज किया, भाई इस मामले में हमें पहले कर गुजरना चाहिए, बाद में बताना होगा। मैंने जवाब दिया, पर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। पहले उसे वापस ले आते हैं, फिर बात करेंगे, वरना मुझे डर है कि घर वाले बहुत ज्यादा रोक टोक करेंगे और मुझे दोशाबाओ को वापस नहीं लाने देंगे। दोशाबाओ से दोबारा मिलने के लिए मैंने कहा, ठीक है, पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं अमीर पापा को देखकर बेवकूफी से हंसा। असल में वो मेरा भाई है। बचपन में मुझे किसी ने पहाड़ों में फेंक दिया था और एक जंगली जानवर पापा मुझे उठाकर ले गए और पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में जंगली जानवर पापा का एक और बच्चा हुआ जो मेरा छोटा भाई बन गया। जब अमीर मम्मी पापा ने सुना कि मुझे एक जंगली जानवर ने पाला है तो उन्हें मेरे लिए और भी ज्यादा दुख हुआ। रात को खाना खाते समय वे मेरे लिए खाना परोसने की होड़ लगा रहे थे, लेकिन 15 दिन बाद रिश्तेदारों से मिलवाने वाली दावत में यह अफवाह फैल गई कि मुझे एक जंगली सुअर ने पाला है। कुछ मेहमान मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। सुना क्या? गू परिवार का ये जो सगा बेटा वापस आया है उसे एक जंगली सुअर ने पाला है। वो अपने जंगली सुअर भाई को भी घर ला रहा है और वो तो पहले से ही रास्ते में है, आज ही पहुंच जाएगा। कहीं गू परिवार अपनी रिश्तेदारों की दावत में एक जंगली सुअर को धन्यवाद तो नहीं देगा? मैं देखने के लिए मुड़ा कि कौन चुगलखोर औरतें हैं, पर मैंने देखा कि मेरे पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स ने फौरन उन लोगों को घसीटकर बाहर निकाल दिया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम मेहमान हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव, ये तो हद हो गई। उम्फ। मैंने देखा कि बॉडीगार्ड्स ने उनके मुंह बंद कर दिए और उन्हें और भी तेजी से बाहर ले जाया गया। साथ में अमीर पापा के गुस्से में चिल्लाने की आवाज भी आई, जल्दी बेईमू को सुनने मत देना, वरना उसे बुरा लगेगा। आखिर यह खबर फैलाई किसने है? मेरे लिए पता लगाओ। अरे बेटे ने देख लिया। अमीर पापा ने बहुत ही शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा। वो बहुत निराश थे। प्यारे बेटे, क्या पापा बहुत बेकार हैं? मैं इन अफवाहों को भी नहीं रोक पाया। मुझे माफ कर दो, पर तुम चिंता मत करो। अब जो कोई भी बकवास करने की हिम्मत करेगा, एक आएगा तो मैं एक को बाहर फेंकूंगा, 2 आएंगे तो दोनों को बाहर फेंकूंगा। मेरे गू झेंगुओ के बेटे को छेड़ने की हिम्मत की, उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो पापा इतने अच्छे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मैं बचपन से ही इंसानी मम्मी पापा के साथ रहा होता तो कितना खुश होता। लेकिन पापा, मेरे उस जंगली जानवर भाई के बारे में, क्या आप सच में उसे अपना सकते हैं? अमीर पापा ने अपनी छाती ठोकी। पापा वादा करते हैं जब वो थोड़ी देर में आएगा, पापा खुद दरवाजे पर उसका स्वागत करने जाएंगे और उसे पूरी शान और शौकत से हमारे गू परिवार के घर में लाएंगे। भले ही वो एक जंगली सुअर हो, जब तक वो तुम्हारा प्यारा छोटा भाई है तो वो मुझ गू झेन्याओ का आधा बेटा हुआ। मैंने अपनी छोटी उंगली उठाई। तो चलो कसम खाते हैं, चाहे मेरा भाई कोई भी जंगली जानवर क्यों न हो, तुम
तुम उसे भगाओगे नहीं। अमीर पापा ने पूरे भरोसे के साथ मुझसे वादा किया। पापा जब एक बार जबान दे देते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। उसी वक्त मुझे अमीर बहन का मैसेज आया, डोशा बाओ वो आ गया और 10 मिनट में जंग के मैदान में पहुंचने वाला है। मैं बहुत खुश हो गया। मैं उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि अमीर भाई ने भागकर आकर मुझे जोर से धक्का दिया। वो इतना रोया कि उसकी आंखें लाल हो गईं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो सब मुझ पर हंस रहे हैं कि मुझे एक जंगली सुअर के साथ रहना पड़ेगा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ अभी। इसी वक्त उसने पापा को धमकी देना भी शुरू कर दिया। पापा, या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेगा या मैं, आप खुद चुन लो। अमीर भाई को यकीन था कि जिस बेटे को उन्होंने पाला है वो उस बेटे से ज्यादा जरूरी है जिसे उन्होंने नहीं पाला। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अमीर पापा झट से कह देंगे, ठीक है, मैं तुम्हें बोर्डिंग वाले किंडरगार्टन भेज दूंगा। अमीर भाई का चेहरा एकदम से उतर गया, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अमीर पापा का चेहरा गंभीर था और वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। बदमाश लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अगर जंगली सूअरों का वो परिवार नहीं होता तो क्या तुम्हारा भाई वापस आ पाता? दूसरे लोग तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाते हैं और तुम उसका बचाव करना भी नहीं जानते। उल्टा तुम उसे इसलिए नापसंद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम्हारा ये रवैया मेहमानों को और भी बढ़ावा देगा कि वो तुम्हारे भाई के पीठ पीछे और भी ज्यादा बकवास करें। मैं गु ज़ेन्याओ, तुम जैसा डरपोक बेटा नहीं चाहता जो अपनों का साथ देना नहीं जानता। मैंने देखा कि नकली छोटा मालिक एक कोने में छिपकर जोर जोर से पैर पटक रहा था। अमीर पापा ने उस डरपोक भाई की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आर पार की लड़ाई लड़ने की हिम्मत के साथ मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेईमू, पापा के साथ मेन गेट पर चलो, हम खुद तुम्हारे भाई को घर लेने जाएंगे। पापा जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अमीर पापा ने अब किसी बात की परवाह नहीं की। शर्मिंदगी हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे प्यारे बेटे की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अमीर मम्मी भी पीछे पीछे आई। सुनिए बेईमू, मेरा इंतजार करो। कैसी शर्मिंदगी और कैसी बेइज्जती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक परिवार को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। चलो तुम्हारे भाई को लेने चलते हैं। मैंने अपने बाएं हाथ से पापा का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से मम्मी का। सबकी नजरों के सामने हम उस खचाखच भरे बैंक्वेट हॉल से गुजरे और उन हैरान निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, या उन निगाहों को जो हमारी हालत पर खुश हो रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि अमीर पापा का हाथ हल्का हल्का कांप रहा था और अमीर मम्मी की हथेली पसीने से पूरी भीगी हुई थी। शायद वो अपनी इज्जत और अपनी इमेज की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और उनके कदम मजबूत थे। मेहमानों ने जब गू परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी का ऐसा रवैया देखा तो किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सबने अपने मुंह बंद कर लिए, लेकिन सब झुंड बनाकर बाहर चले गए। मुंह से हंसने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर मन ही मन में मेरा और गू परिवार का तमाशा देखना चाहते थे। दूर से ही एक बड़ा सा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। मेहमान मुंह पर हाथ रखकर मजाक उड़ाने लगे। ट्रक में भरकर ला रहे हैं, वाकई कोई जंगली सुअर ही है। बॉस गू अपने सगे बेटे को पहचानने के लिए सच में किसी भी हद तक जा रहे हैं। रुको, तुम सब सुनो, ये कैसी आवाज है? मुझे बाघ की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हो ही नहीं सकता, मेरी तो आंखें ही खराब हो गयी। वो क्या है? एक सेकंड पहले तक जो मेहमान ताने मार रहे थे, उनके चेहरों पर झूठी मुस्कान पल भर में जम गई और अचानक सबने अपनी आंखें फाड़ ली। दूर से ही मैंने डोशाबाओ को दहाड़ते हुए सुना। एकदम शानदार अंदाज में डोशाबाओ अचानक बड़े ट्रक से नीचे कूद गया और मेरी तरफ दौड़ा, जिससे मेहमान डरकर इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। भागो, यह एक खूंखार बाघ है। हे भगवान, ये बाघ कहाँ से आया? बाघ लोगों को खा रहा है। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। डरपोकों का झुंड। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी डोशाबाओ की ओर दौड़ी और उसका बड़ा सा सिर गले लगा लिया और जोर जोर से रगड़ने लगी। डोशाबाओ, तुम्हारी बहुत याद आई जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी। तुमने कोई शरारत तो नहीं की? क्रिस्पी भाई, चिंता मत करो, सब गड़बड़ करने का काम मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मैं देखता हूँ कि अब तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कौन करता है।
मेरे मुंह का कोना बुरी तरह फड़का। आज कुछ भी गड़बड़ करने की इजाजत नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ यहाँ रह सकते हो या नहीं। लेकिन मैंने फिर भी बिना कुछ कहे डोशाबाओ की पीठ पर छलांग लगा दी और शान से उसकी सवारी करने लगी। मैं अपने अमीर मम्मी पापा की ओर बढ़ने लगी। अमीर पापा का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वे अपने दोनों हाथों से बड़ा दरवाजा पकड़े हुए थे और अपनी कांपती हुई लंबी टांगों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, ये पापा, मैं आपका परिचय कराती हूँ। यह मेरा छोटा भाई है डोशाबाओ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसे नहीं भगाएंगे, है ना? अमीर पापा, अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी वादा कर दिया? मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो अपने वादे से मुकरना चाहते हैं या नहीं। डोशाबाओ, यह मेरे इंसानी पापा हैं। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें अपना धर्म बेटा बनाएंगे। जल्दी से उन्हें अपना प्यार दिखाओ। भविष्य में मेरे पापा तुम्हारे भी पापा होंगे। डोशाबाओ ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई। उसने अपना बड़ा सा सिर नीचे किया और अमीर पापा की पैंट पर अपना सिर रगड़ने लगा। अपनापन दिखाने के लिए वो कह रहा है, जल्दी से मुझे अपना लो। मैं बहुत सीधा बच्चा हूँ। जब मैंने अपने अमीर पापा को देखा तो डर के मारे मेरे आंसू ही सूख गए। वो बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने दशकों तक व्यापार की दुनिया पर राज किया है। उनकी जबरदस्ती वाली मुस्कान रोने से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। हाय बेटे, पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया, जैसे सब कुछ जम गया हो। सबके चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले जो पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो हिम्मत अब कहाँ गई? फिर मैंने डोशाबाओ को अपनी अमीर मम्मी से मिलवाया। वो वाकई में बहुत शालीन है। उनकी हिम्मत पापा से कहीं बेहतर है। हालांकि वो भी अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और डोशाबाओ के घने बालों को सहलाया। बेमुख, क्या यही वो छोटा भाई है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? क्या तुम्हें वाकई एक बाघ ने पाला है? ये तो बहुत प्यारा है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। बचपन में मुझे गहरे जंगलों में छोड़ दिया गया था। तब एक साइबेरियन बाघिन माँ ने मुझे अपने मुंह में दबाकर गुफा में ले गई और पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने डोशाबाओ के सिर को थपथपाया। ये मेरी मम्मी है और अब से ये तुम्हारी भी मम्मी है। डोशाबाओ ने अपना वो रौबदार और बड़ा सा सिर नीचे झुका लिया। उसने अपना सिर इतना नीचे किया कि मम्मी उसे आसानी से छू सके। ये उसका प्यार जताने का तरीका था। मम्मी ये चाहता है कि आप इसके सिर पर हाथ फेरें। ठीक है। शायद मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी की हिम्मत एक साथ जुटा ली थी। उन्होंने बहुत सावधानी से अपना हाथ उठाया और डोशाबाओ के सिर को छुआ। ये देखकर बाकी मेहमान भी लालच में आकर आगे बढ़ने लगे। वो भी बाघ को छूना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि पास पहुंचने से पहले ही डोशाबाओ अचानक जोर से दहाड़ देगा। उसकी दहाड़ से जमीन तक हिल गई और वो सब डर के मारे सिर पर पैर रखकर भागे। जब मैं डोशाबाओ पर बैठकर गेट के अंदर गया, तब पीछे से हैरानी और जलन भरी आवाजें आने लगी। ये तो बहुत कूल है। वो बाघ तो बिल्कुल इसकी हर बात मान रहा है। अरे, तुम तो कह रहे थे कि ये कोई जंगली सुअर होगा। क्या जंगली सुअर ऐसा दिखता है? कुछ बच्चे मेरे छोटे भाई को घेर कर खड़े थे और कह रहे थे, वाह, क्या ये तुम्हारे बड़े भाई हैं? तुम्हारे भाई तो बाघ की सवारी करते हैं। हमें तुमसे बहुत जलन हो रही है। छोटा भाई गु युनशाओ तो अभी भी सदमे में था, पर अगले ही पल वो अचानक मेरे पीछे भागा। भैया रुकिए, मेरे लिए रुकिए। डोशाबाओ ने झटके से पीछे मुड़कर छोटे भाई की तरफ गुर्राया। ये मेरे भैया हैं, तुम इन्हें मत बुलाओ। सोस, छोटा भाई उसकी बात नहीं समझ सका। वो तो अभी भी लोगों के सामने शेख ही बघार रहा था। ये मेरे बड़े भाई हैं। क्या आप सबने देखा? ये मेरे अपने सगे भाई हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, क्यों? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा इकलौता भाई वो गु यूनान है। तो मेरा इकलौता छोटा भाई भी सिर्फ ये डोशाबाओ ही है। छोटे भाई का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसका बहुत मन था कि वो भी डोशाबाओ को छुए, लेकिन डोशाबाओ उसे डरा रहा था। अब छोटे भाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। छोटे भाई ने गु यूनान को देखा और उसके पास जाकर शिकायत करने लगा। भैया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कोई बदबूदार जंगली सुअर नहीं पाल रहा था। मैं भी बाघ को सहला सकती थी। सब तुम्हारी गलती है। डोशाबाओ ने जैसे ही गु यूनान को देखा, वो उस पर बुरी तरह से गुर्राया और एक लंबी दहाड़ लगाई।
नकली मास्टर के पूरे चेहरे पर लार थूक दी, चिपचिपी सी, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था। नकली मास्टर डर के मारे जमीन पर गिर गया और डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। नहीं, बचाओ। मैंने भी झूठी हंसी के साथ कहा, माफ करना, क्योंकि तुमने कहा था कि वो एक जंगली सुअर है, इसीलिए वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दो शाबाओ बदला जरूर लेता है। अगली बार जब तुम उसे देखो तो अच्छा होगा कि रास्ता बदल लो, वरना वो सच में तुम्हारा सिर काट खाएगा। बू यूनान डर के मारे बीमार पड़ गया। गिरते पड़ते, रोते गिड़गिड़ाते हुए उसने अपने अमीर मम्मी पापा से उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए कहा। वो इस घर में एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था, लेकिन दो शाबाओ भी वहाँ रहकर खुश नहीं था। हालांकि मम्मी पापा ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें डर नहीं लगता और दो शाबाओ के करीब जाना चाहते थे, लेकिन वो जंगल में हर रोज कम से कम 20,000 कदम दौड़ता था, पूरे पहाड़ पर घूमता था, आजाद और बेफिक्र। लेकिन गू परिवार के घर में उसे उतना व्यायाम नहीं मिल पाता था और मुझे स्कूल भी जाना होता था। मैं दिन में उसके साथ नहीं खेल पाती थी, बस रात में उसके साथ लेटकर उसकी नर्म नर्म गोद में होमवर्क करती थी। बस आधे साल में ही दो शाबाओ अचानक बीमार पड़ गया। दीदी ने दो शाबाओ के लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, बाघ को वापस जंगल में ही छोड़ना होगा। खूंखार बाघ घर पर पालने के लिए नहीं होते, खासकर इस तरह के जंगली साइबेरियन बाघ। दो शाबाओ को बीमार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। कुरकुरे भैया, मुझे जंगल की याद आ रही है। तुम्हें आ रही है? सच कहूँ तो मुझे भी आ रही है। दो शाबाओ एक पल में ही जोश में आ गया। तो चलो वापस चलते हैं। बहुत मन कर रहा है तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ पर गश्त लगाने का, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मुझे पढ़ाई करनी है, कॉलेज में दाखिला लेना है। दो शाबाओ, मैं तुम्हें वापस भेज दूं, ठीक है? दो शाबाओ ने जोश में सिर हिलाया। ठीक है, हम साथ चलेंगे। मैंने सिर झुका लिया। मुझे वापस आने में शायद कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगी। मैंने सब सोच लिया है। पहले कॉलेज में दाखिला लूंगी, फिर बॉटनी पढ़ूंगी। भविष्य में डॉक्टर आंटी की तरह मैं भी पहाड़ों में रिसर्च करने जाऊंगी। इस तरह मैं अपने छोटे भाई दो शाबाओ के साथ रह सकूंगी। कुरकुरे भैया, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो वो नकली मास्टर फिर से वापस आकर तुम्हें परेशान करेगा। सिर्फ मेरे यहाँ होने पर ही वो इस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। देखो, जैसे ही मैं जोश में आया, मेरी बीमारी चली गई। दो शाबाओ ने ठीक होने का नाटक किया। वो उठकर बू परिवार की हवेली के चारों ओर धीरे धीरे 2 चक्कर लगाने की जिद करने लगा। देखो, मैं कैसा हूँ? क्या मैं अब भी पहले जैसा ही ताकतवर हूँ? मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। अचानक मैं उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे साथ जंगल वापस चलूंगा। दो शाबाओ खुशी से उछल पड़ा। सच में? चलो चलो चलो, अभी चलते हैं। आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे लिए सबसे बड़े और मीठे फल तोड़कर लाऊंगा। मैं दीदी से ट्रक का इंतजाम करने को कहता हूँ, जो हमें जंगल वापस छोड़ देगा। जाने पहचाने घर पहुँचकर बीमार दो शाबाओ अचानक पागलों की तरह दौड़ने लगा। 2 कदम दौड़कर वो फिर पीछे मुड़ा और जल्दी से दहाड़ा, क्रिस्पी भैया, जल्दी ऊपर आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पूरे जंगल को बता दो कि मैं दो शाबाओ वापस आ गया हूँ। मैं ट्रक के पास खड़ा रहा और हिला नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी दो शाबाओ की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम पहले 2 चक्कर लगाओ, तुम अभी बीमार हो। मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठने में डर लग रहा है, कहीं तुम गिर गए तो मुझे भी चोट लग जाएगी। दो शाबाओ ने बेसब्री से दहाड़ा। हाँ, ये भी है भैया, इतने नाजुक जो हैं, तो फिर तुम मेरे 2 चक्कर लगाने का इंतजार करो ताकि मुझ में थोड़ी जान आ जाए। मैंने अपनी आंखों में आंसू रोककर उसकी तरफ एक जोरदार मुस्कान दी। जल्दी जाओ भैया, यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो दौड़कर नजरों से ओझल हुआ, मैंने जोर से अपने आंसू पोंछ लिए और वापस गाड़ी में बैठ गया। दीदी, गाड़ी चलाओ, अमीर दीदी ने मुझसे पूछा। क्या तुम सच में बिना बताए जाने का कलेजा रखते हो? मैंने अपने दांत भींच लिए। मैं वापस आऊंगा, बस कुछ साल इंतजार करना होगा। जिस पल ट्रक जंगल से निकला, मैं खिड़की पर झुक गया। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दो शाबाओ, तुम क्रिस्पी भैया से नफरत मत करना। गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
मुझे नहीं पता कि जब डोशाबाओ खुशी खुशी 2 चक्कर लगाकर लौटेगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वो कितना टूट जाएगा। मैं उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकता। बस जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में जंगल वापस आया तो वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे पता है कि वो वहीं है, लेकिन वो मुझसे मिलने बाहर नहीं आना चाहता था। डॉक्टर आंटी ने कहा कि डोशाबाओ जंगल में पूरी तरह से एक खूंखार बाघ बन गया है। उसका दिल पत्थर का हो गया है। वो छोटे जानवरों को बहुत कम ही बख्शता है। धोखा खाने के बाद शायद वो बुराई के रास्ते पर चला गया है। मैं बस जी जान से पढ़ाई कर सकता था ताकि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकूं और फिर डॉक्टर आंटी का स्टूडेंट बन सकूं ताकि भविष्य में उनके साथ पहाड़ों में जाकर रिसर्च कर सकूं। एक दिन अमीर दीदी ने अचानक मुझसे पूछा, बेमू, क्या तुम सच में ग्रेजुएशन के बाद पहाड़ों में वापस जाना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, पक्का। मैं सच में डोशाबाओ को धोखा नहीं दे सकता। मैंने वापस जाने का वादा किया है तो मुझे वापस जाना ही होगा। एक बड़े भाई होने के नाते दीदी अपना वादा नहीं तोड़ सकती। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। तो ठीक है, मैंने भी वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर कभी मुश्किलों में नहीं रहने दूंगी। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं भी अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मुझे नहीं पता था कि उनके कहने का क्या मतलब है। जब मुझे पता चला तब तक 2 साल बीत चुके थे। एक मॉडर्न प्लांट रिसर्च बेस जंगल में बनकर तैयार हो चुका था। बेस का लोगो साइबेरियन टाइगर था। बेस के सामने एक बड़ी सी मूर्ति भी थी जो बिल्कुल डोशाबाओ जैसी दिखती थी। जब डॉक्टर आंटी ने मुझे तस्वीरें भेजी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फोन लेकर स्टडी रूम में दीदी को ढूंढने गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, रो मत, हम साथ मिलकर डोशाबाओ का दिल वापस जीतेंगे। जब वो मूर्ति देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि तुम अब भी उसकी परवाह करते हो। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी सब दीदी तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। गू परिवार का बेटा कहीं भी तकलीफ नहीं उठा सकता। अब कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। कॉन्फिडेंस है? मैं आंसू पोंछकर मुस्कुराया। बिल्कुल है। मेरे शानदार वापसी का इंतजार करना। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। मेरे नंबर उस नकली बेटे से 300 ज्यादा आए। उसे सिर्फ एक डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन मिला और मुझे एक 985 यूनिवर्सिटी में। मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था और वो भी मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसमें कोई बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत नहीं थी। 2 साल पहले मेरे पापा ने गांव में रहने वाले उसके असली पापा पर केस कर दिया और उन्हें जेल हो गई। उन्होंने उस नकली बेटे से ये भी कहा, तुम अभी बच्चे हो, हम अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर तुम बेईमों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये परिवार भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला तुम्हें खुद करना है कि भविष्य में बेईमों के साथ कैसे रहना है। उस नकली बेटे ने हालात को समझा और चुपचाप अपनी हद में रहने लगा। डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन के बाद वो बहुत कम ही घर आता था। सुना है कि स्कूल में वो किसी बिगड़ैल लड़की को डेट कर रहा था। घर में बिना बताए उसने अपना आईडी कार्ड लिया और उस लड़की से शादी कर ली। उस समय उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और उसने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। जब पापा को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गए। उस नकली बेटे ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा था। वो पापा से बहस करने लगा। आजकल तो कॉलेज स्टूडेंट्स को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। आप खुद जमाने के साथ नहीं चल पा रहे हैं और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। आप मेरे पापा हैं भी या नहीं? पापा ने कहा, नहीं हूँ। समझ लो कि मैंने तुम्हें बेकार में पाला पोसा। मेरा तुम्हारे जैसा बेवकूफ बेटा नहीं है। अगर गू बेईमू ने भी कॉलेज में किसी को प्रेग्नेंट किया होता तो क्या आप तब भी इतना ही गुस्सा होते? ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। गू झेन्याओ और भी निराश हो गया। वो गू परिवार के घर से शादी करना चाहता था और दहेज में पूरी पेमेंट की हुई गाड़ी और घर भी चाहता था। घर में उसे एक बड़ा विला चाहिए था और गाड़ी मेबेक चाहिए थी। गू झेन्याओ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दहेज देने से साफ मना कर दिया और यहाँ तक कि उसके सारे खर्चे भी बंद कर दिए। उन्होंने उसका नाम घर के रजिस्ट्रेशन से हटाकर गांव वाले घर में डलवा दिया और फिर कभी उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे भी फोन करके पूछा कि क्या मैं कॉलेज में किसी को डेट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सख्ती से चेतावनी दी, कॉलेज में तुम चुपके से अपना आईडी कार्ड लेकर किसी से शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये गू झेन्याओ था। उसने पहली बार मुझसे इतने गुस्से में बात की थी। उस समय मैं कॉलेज के दूसरे साल में था। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र इनोवेशन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में व्यस्त था।
डॉक्टर आंटी ने मुझे बताया कि ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से भविष्य में बिना परीक्षा के ग्रेजुएशन स्कूल में दाखिला लेने में बहुत मदद मिलेगी। भविष्य में तुम्हें सीधे मेरे ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिल जाएगा। आखिर में हमारी टीम ने पौधों से जुड़े एक प्रोजेक्ट के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसने मेरे भविष्य में एडमिशन का रास्ता पक्का कर दिया। 2 साल बाद मुझे किंगडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और मैं डॉक्टर आंटी का ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गया। आखिरकार मैं उस जाने पहचाने जंगल में लौट आया। गू ग्रुप ने डॉक्टर आंटी के लिए निवेश किया और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम पोजिशनिंग और ऑब्जर्वेशन रिसर्च स्टेशन और एक प्लांट रिसर्च बेस की स्थापना की। डॉक्टर आंटी और दूसरे सलाहकारों ने कई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया। यहाँ पर रिसर्च पर ध्यान लगा रहे थे। एक सीनियर ने मुझसे पूछा, जूनियर बेमू, क्या तुम सच में बचपन में इसी जंगल में पले बड़े हो? मैंने विशाल पहाड़ों की ओर देखा। ये तो बहुत कमाल की बात है। तो फिर तुम इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ होगे। भविष्य में जब भी हम फील्ड ट्रिप पर जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने कहा, ठीक है, ये जगह तो मेरे घर का आंगन है। अफसोस, मुझे जंगल में लौटे कई महीने हो गए थे, लेकिन मैं दोशाबाओ से नहीं मिला था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। कभी कभी मैं पहाड़ में अकेले चिल्लाता था, दोशाबाओ, मैं वापस आ गया हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। पहाड़ों में सिर्फ मेरी गूंज सुनाई देती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। मुझे पता था कि वो यहीं है। जंगल में उसके पैरों के बहुत सारे निशान थे, लेकिन वो मुझसे नफरत करता था और मुझसे मिलना नहीं चाहता था। मुझे लगा था कि इस जिंदगी में वो मुझसे मिलने के लिए कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन जब मैं बिल्कुल अकेला था, पहाड़ों में मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने गया, तो उस दिन बहुत तेज तूफानी बारिश हुई। लौटते समय मैं गलती से एक घाटी में लुढ़क गया। मेरी टांग में मोच आ गई थी और मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे फोन में सिग्नल भी नहीं था। मैं किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। मेरी हालत पहले से ही बहुत खराब थी और मेरा सामना कई जंगली भेड़ियों से हो गया। उन्होंने मुझे घेर लिया। वे मुझे भूखी नजरों से घूर रहे थे। जब मैंने एक भेड़िए को अपनी ओर झपटते हुए देखा तो मुझे लगा कि अब मैं गया। अचानक दूर से एक साइबेरियन बाघ की गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। वो दहाड़ गहरी थी, दमदार, और उसमें एक राजा का बेजोड़ दबदबा था। मैं उस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। वो दोशाबाओ था। बिजली की तेजी से एक परछाई मेरी ओर दौड़ी। उसने मुझ पर झपटते भेड़िए को अपने मुंह से पकड़ लिया। दूसरे भेड़िए भी एक एक करके आगे बढ़े। मैं जोर से चिल्लाया, दोशाबाओ। दोशाबाओ ने एक भेड़िए की गर्दन तोड़ दी और बेरुखी से ये कहना भी नहीं भूला, तुम्हें क्या, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दोशाबाओ ने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और मुझे कसकर अपने पीछे छिपा लिया। गुस्से से लाल हुई उसकी बाघ वाली आंखें आगे झपटते हुए कुछ भेड़ियों पर टिकी हुई थी। मॉडल, एक चुम्मा, तुम कितने हैंडसम हो। जब तक ये पक्का नहीं हो गया कि वे 5 जंगली भेड़िए पूरी तरह मर चुके हैं, तब जाकर दोशाबाओ ने धीरे से मुड़कर मेरी बुरी हालत को देखा। बिल्कुल ठंडा और बेपरवाह, यहाँ तक कि वो जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, जैसे अभी अभी वो शक्तिशाली और दबंग बचाने वाला वो था ही नहीं। ये कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे पैर में मोच आ गई थी। मैंने उठने की कोशिश की। मेरे टखने में तेज दर्द हुआ और मेरी सांस अटक गई। मैं वापस नीचे गिर गया। अचानक दोशाबाओ का बेपरवाह शरीर हिला। उसका विशाल शरीर एक बहुत ही डरावने अंदाज में मेरी ओर झुका, लेकिन उसकी हरकतें बहुत नरम थीं। वो मेरी पीठ से सटकर लेट गया, यहाँ तक कि मेरे सूजे हुए टखने को भी बचा लिया। उसने मुझे बारिश से पूरी तरह से बचा लिया, लेकिन उसकी बातें बहुत कड़वी थी। ठीक से छिपे रहो, हिलना मत। मुसीबत, ये मत सोचना कि मुझे तुम पर तरस आएगा। मैं बस नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी से मर जाओ। एक तरफ वो मुझे बुरी तरह कोस रहा था और दूसरी तरफ अपने गर्म और मजबूत शरीर से मुझे हवा और बारिश से बचा रहा था। वो अपना सिर इधर उधर घुमा रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। मुझे इस पहाड़ी खाई से बाहर कैसे निकाला जाए? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अचानक अपनी बाहें फैलाई और उसे जोर से गले लगा लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। मुझे माफ कर दो दोशाबाओ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम हमेशा मुझसे छिपते मत रहो। मुझे पता है, हर बार जब मैं सैंपल लेने पहाड़ पर जाता हूँ, तुम हमेशा चुपके से मेरे पीछे आकर मेरी रक्षा करते हो। इनकार मत करना, मैंने कई बार महसूस किया है। असल में तुम मेरे बहुत पास थे, बहुत पास। भैया ने तुम्हें सच में बहुत याद किया।
मेरे गले लगते ही डोशाबाओ का शरीर अकड़ गया। उसने अपना सिर हटाने की कोशिश की, उसकी आवाज थोड़ी रूखी थी। परेशान मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर भी उसने मुझे कसकर गले लगाए रखने दिया और मैंने अपने आंसू और नाक उस पर पोंछ दिए। आसमान में बिजली कड़की और उसने तुरंत अपने शरीर से मुझे और कसकर बचा लिया, इस डर से कि कहीं मुझ पर बिजली न गिर जाए। 2 दिन बाद प्लांट रिसर्च बेस के मेडिकल रूम में मेरे टखने पर पट्टी बांध दी गई थी। सूजन काफी कम हो गई थी। डोशाबाओ बोर हो रहा था और मेरे बिस्तर के पास लेटा बेस के रिसर्चर का दिया हुआ बीफ चबा रहा था। एक सीनियर दीदी ने डरे हुए मुझसे कहा, बेमुख जूनियर भाई, तुम इस बार सच में बहुत किस्मत वाले थे। अगर ये बाघ न होता जो तुम्हें तेज बुखार और बेहोशी की हालत में बेस तक उठाकर लाया। मैंने डोशाबाओ की तरफ देखा जो अब भी मुझे ठीक से देखने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा कि जब वो मुझे बेस पर लाया होगा तो मेरे क्लासमेट्स कितने डर गए होंगे। इसका नाम डोशाबाओ है। ये इस दुनिया में मेरा सबसे प्यारा परिवार है। ये हमेशा मेरे घर लौटने का इंतजार करता रहा है ना? बीफ चबाते हुए डोशाबाओ एक पल के लिए रुका। उसने एक दबी हुई गुर्राहट की आवाज निकाली। क्रिस्पी अभी भी बड़बड़ा रहा है। छोड़ो भी, अब क्या कर सकते हैं? तुम मेरे भैया जो हो, बोल सकते हो तो और बोलो ना। आगे क्यों नहीं बोल रहे?